मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया था कल, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है सर्वनाम। तो इसमें हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद तथा उसके प्रश्न उत्तर सभी करेंगे। तो सर्वनाम पढ़ने के लिए सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे शशांक ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। गीता मेधावी छात्रा है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आती है। सोहन, तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वाक्यों में मैं शशांक के लिए आया, कि शशांक ने बाद में मैं, वह गीता के लिए आया और तुम सोहन के लिए आया। तो यहाँ पे शशांक, गीता और मोहन संज्ञा पद थे, लेकिन मैं, वह, तुम सर्वनाम है क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह आदि। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या होगा? किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले प्रयुक्त करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि यह सर्वनाम है कि जो बोलने वाला यानी जो वक्ता है, बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता है वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये मैं अपने लिए बताया। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी अपने लिए बताया। तो यहाँ पर बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो कहलाते हैं आपके उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। ये सर्वनाम किसके लिए करता है? कि बोलने वाला जो व्यक्ति है सुनने वाले के लिए इसका प्रयोग करता है, वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, तू कब आएगा, आप पढ़ो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पहले में तो हो गया वक्ता यानी बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला और तीसरा है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या लिखा जाए उसके। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक, जिसके बारे में बात की जाए या लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पहला था वक्ता यानी बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला यानी श्रोता और तीसरा है अन्य यानी जिसके बारे में बात की जाए या लिखा जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कब आएगा, वे कहाँ जा रही हैं, यानी हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित पूर्वक समीप या दूर संकेत करे। कि जो सर्वनाम है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित पूर्वक यानी किसी वस्तु का पास या दूर होना निश्चित हो उसकी ओर संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर बेटा जो आपके सर्वनाम है जिस प्रकार से अन्य पुरुष में यह और वह है उसी प्रकार से तो इसमें यह और वह जिस प्रकार से अन्य पुरुष में होते हैं वे और वह उसी प्रकार से इसमें होते हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर है वो आपको भी बताते हैं। कि यह सीमा का घर है, यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर होगा आपका यह वह। तो जैसे यह सीमा का घर है तो यह सीमा के घर की ओर संकेत किया यह के द्वारा। वह राजकीय स्कूल है, स्कूल दूर है तो उसके लिए संकेत किया स्कूल के लिए कि वह। तो ध्यान दीजिए कि यह और वह अन्य पुरुषवाचक में भी थे तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे रमेश ने ताजमहल देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। तो यहाँ पर रमेश के स्थान पर प्रयोग हुआ वह, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। यहाँ वह रमेश के स्थान पर आया इसलिए अन्य पुरुषवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत या इशारा किया जाता है। जैसे कि
वह बैसाखी का दिन था। तो वह बैसाखी का दिन था, यानी उस दिन की ओर संकेत किया गया है कि वह बैसाखी का दिन था। ऐसे ही वह मेरा घर है, तो यहाँ घर की ओर संकेत किसके द्वारा किया गया है? वह के द्वारा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक है। तो इसमें आपके साधारण से शब्द आ जाएंगे कुछ या कोई, जैसे दूध में कुछ पड़ा है, बाहर कोई बुला रहा है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में प्रश्न के लिए किया जाता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कि प्रश्न पूछा जाए, घर में कौन है, वह क्या लाया है, वह क्या करना चाहता है। तो यानी जो प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द का संबंध बताए, कि जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जो, सो, इस तरह के शब्द आएंगे। लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन यानी निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जहाँ पर अपनापन बताने के लिए, निजत्व बताने के लिए प्रयोग हो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह काम मैं खुद कर लूँगा, तो इसमें खुद, अपने आप, स्वयं, इस तरह के शब्द आते हैं। अपना काम आप करो, वह स्वयं चला जाएगा, आप स्वयं अनुभव करें। ध्यान दें कि आप जो सर्वनाम है उसका प्रयोग हम पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर्श सूचक के लिए और निजवाचक दोनों में करते हैं। जैसे कृपया आप बैठ जाइए पुरुषवाचक है और यह काम मैं आप कर लूँगा निजवाचक है। कुछ सर्वनाम पुनरुक्ति के कारण में आकार अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे समारोह में कौन कौन आए थे, किस किस से पूछते फिरोगे। अब है इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण सही दीजिए। तो सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण हो गया जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। उदाहरण है इसके, या तो आप वाक्य भी लिखो तो वाक्य लिख सकते हो, या फिर आप उदाहरण में मैं, तुम, आप, हम, यह, वह, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो, जैसा, वैसा, आप, स्वयं, या फिर आप इनके लिए साथ साथ में एक उदाहरण यानी कि आप वाक्य लिख सकते हो कि इसमें लिखा आपने पुरुषवाचक में मैं स्कूल जा रहा हूँ, निश्चयवाचक में लिख दिया आपने यह सीमा का घर है, अनिश्चयवाचक में दूध में कुछ पड़ा है, प्रश्नवाचक में घर में कौन है। तो इस तरह से आप इनको प्रश्न लिख सकते हो, वाक्य लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अनुच्छेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए और उनके उपभेद भी लिखिए। यहाँ पर आपको अनुच्छेद में जो सर्वनाम शब्द हैं वो छांटने हैं। तो इसमें आ गया मैं, आप, मेरे, वह, मैं, तुम, हम। तो यहाँ पर आपको इनके उपभेद, मैं कौन सा हो गया आपका उत्तम पुरुष, आप कौन सा हो गया मध्यम पुरुष, वह कौन सा हो गया अन्य पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और हम उत्तम पुरुष। तो आपको ये लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट है तुम वाक्यों को सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध करके आपको लिखने हैं। तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो इस वाक्य में वाक्य शुद्ध क्या है कि तुम के साथ तुम्हारे नहीं आएगा, तुम अपने घर चले जाओ। मैं मेरा काम कर लूँगा, मैं अपना काम कर लूँगा। मैंने घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। दूध में कौन पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। हम हमारे स्कूल जाएंगे, हम अपने स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेना बेटा, हम अपने स्कूल जाएंगे, अपने स्कूल जाएंगे। रेखांकित शब्द, इसमें जो रेखांकित कर रखा है उसमें सर्वनाम बताना है। पहला कौन, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना बेटा, कौन में आएगा प्रश्नवाचक, जैसा वैसा संबंधवाचक, स्वयं निजवाचक, वह मेरा घर। तो यहाँ पर मेरा घर की ओर संकेत किया इसलिए निश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक। सर्वनाम में वाक्यों में प्रयोग करना है आपको, ये आप स्वयं कर सकते हैं। तुम्हारा, हम, कौन, यह आप वाक्य में प्रयोग करेंगे इन शब्दों को, यानी ऐसे वाक्य बनाना है जिनमें ये शब्द आए।
रिक्त स्थानों की जो सर्वनाम के रूप में भरना है, कल जाना है, मैं की जगह क्या आएगा, मुझे कल जाना है। यह पुस्तक पढ़नी है, तुम की जगह तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी है। मिलने जाना है, कौन मिलने जाना है की जगह क्या आएगा, किससे मिलने जाना है। प्रतिदिन सैर किया करो, तुम प्रतिदिन सैर किया करो। तो बेटा ये सभी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नोट करनी है और प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू। Warm morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are continuing our chapter 17, and in our previous video I have told you about the few contents of the chapter 17, that is the forest, our lifeline. So in today's video we are going to continue it further, so let's start doing it. Student, we are going to continue over the topic, that is the interdependence of plant and animal. A forest is a home to many kind of plants, animal, microorganisms. As you know that forest जो होता है स्टूडेंट डिफरेंट एनिमल्स का होम होता है, बहुत सारे एनिमल एंड मतलब बहुत सारे प्लांट्स वगैरह वहीं पर रहते हैं, एंड दे डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, बिकॉज दे एक्सचेंज द फूड एंड few products that they need. So in this way we can say that they are the interrelated and interconnected or interdependent with each other. The first one is dependency on the plant of plant on animals. Student, we are discussing about the dependency of the plant on animals, कि plant किस तरीके से animals के ऊपर depend करते हैं. The plant also depend on animals in certain ways. Few topics mention किए गए हैं student. The first one is plant depend on animals for carbon dioxide. You know that कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट. तो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. किस तरीके से, बिकॉज एनिमल जो है, वेदर वो ह्यूमन बींग्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या अदर एनिमल्स हो, देन वो ब्रीद आउट क्या करते हैं स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं. सो इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. And plant need carbon dioxide for making their food by the photosynthesis process, so they require it, and it is their basic requirements. And animal, you know that animal release carbon dioxide into atmosphere during respiration. What happens when the animal breathe out or the respiration process occurs in animals, then they release the carbon dioxide into the atmosphere during respiration, and this is the carbon dioxide that is taken by the plant for their production of food by the process of photosynthesis. The plant depend on animals for pollination and seed dispersal. The next one is the plant are dependent for the animals for their pollination and seed dispersal. Let's see how. Insects such as bee, wasp, butterflies, moths cause pollination in flowers which produce nectar. Student, what happened, देखिए, let's firstly read it. When insect get the nectar, pollen from anther stick to the body of the insect. When the insect carrying pollen visit another flower of the same kind, the some of the pollen get transferred into the stigma, the flower, and second flower get pollinated. देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जितने भी हमारे बीज, वास्प, बटरफ्लाइज वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सीड डिस्पर्सल एंड फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस. तो पॉलिनेशन में स्टूडेंट ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, जब कोई भी बीज नेक्टर पे लेने के लिए वो फ्लावर के उस एंथर पर बैठती है, तो उसके जो pollen grains होते हैं, they get stick to the body or the wings or to the their legs. Then when that insect land on the another ones, ये दूसरे पर विजिट करती है, दूसरे फ्लावर्स को का नेक्टर लेने के लिए जाती है. देन क्या होता है, उसका जो उसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं, वो जाकर के स्टूडेंट दूसरे फ्लावर के साथ अटैच हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द पॉलिनेशन प्रोसेस. तो इस तरीके से अनदर स्टिग्मा में मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड सेकंड फ्लावर पॉलिनेट होता है. ओके, सेम उसी तरीके से स्टूडेंट ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज क्या करते हैं कि इनकी बॉडी से ये क्लिंग्स हो जाते हैं. जो सीड डिस्पर्सल आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके से वेलक्रो वगैरह का होता है, तो इस तरीके से बना हुआ होता है और उसके छोटे छोटे से इस तरीके से कांटे से निकले होते हैं. तो वो उस टाइप के जितने भी सीड डिस्पर्सल, या फिर आपने देखा होगा एक वाइट कलर का
फर टाइप, जैसे कॉटन प्लांट होता है, बीच में उसका राउंड राउंड बना होता है एंड उसके जो विंग्स होते हैं वो इस तरीके से निकले होते हैं। अक्सर आप देख सकते हो वो उड़ते रहते हैं गर्मी के सीज़न में। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो जा करके ह्यूमन फरी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से स्टिक आउट हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद वो क्या करते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो उनके साथ कैरी होके चले जाते हैं। इस तरीके से एनिमल, अनदर वे क्या है कि व्हेन एनिमल ईट द फ्रूट ऑफ एनी प्लांट एंड दे गेट इनटू देयर स्टमक, व्हेन दे एक्सक्रीट आउट द सीड इनटू दैट एक्सक्रीट फ्रॉम देयर बॉडी, तो उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और फिर जहाँ पर उन्होंने वो वेस्ट रिमूव किया होता है, तो लाइक काउडंग वगैरह जो होते हैं, तो उसमें से जहाँ पर वो वेस्ट गिराया होता है वहाँ पे उसी में से ही उनके उसी वेस्ट में से वो फिर नेक्स्ट प्लांट भी ग्रो हो जाता है। बिकॉज आपको पता है जो गोबर होता है, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल, तो वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस का अच्छा, इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, तो वो उसमें से जर्मिनेट हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन। प्लांट अपने न्यूट्रिशन के लिए एनिमल पर डिपेंड करते हैं, बिकॉज सर्टेन माइक्रोब्स वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडी डिकेजिंग एनिमल्स की, और या फिर ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल, या फिर उनकी जो उसमें से जो मतलब उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह रिमूव किए होते हैं उनमें से, तो उसमें से वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं। तो इस तरीके से वो उसकी बॉडी में से मतलब डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने के बाद वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो इन दिस वे कुछ माइक्रोब्स प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। द नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑफ एनिमल ऑन प्लांट। अब अभी तक स्टूडेंट वी वर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स डिपेंडेंसी, नाउ इट इज़ द एनिमल डिपेंडेंसी, कि एनिमल किस तरीके से प्लांट पर डिपेंड होते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट, यू नो दैट प्लांट इज द प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रिपेयर देयर फूड बाय टू मेक देमसेल्फ, फूड अपने आप बनाते हैं, और ग्रीन प्लांट को दैट इज़ द रीज़न वी कॉल द प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं, तो उसी फूड को एनिमल गेन कर लेता है। इन दिस वे द एनिमल इज डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर देयर फूड। मैनी बिगर एनिमल ईट फ्लैश ऑफ अनदर, तो आपको ये भी पता है कि सम कार्निवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, तो इस तरीके से फीड ऑन द प्लांट एंड सो ऑन। थस ऑल एनिमल गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में उनसे प्लांट से फूड लेते हैं। तो प्लांट फॉरेस्ट जब वो ट्रीज़ वगैरह ड्राई अप हो जाती हैं तो एनिमल्स मतलब क्या होता है, इसीलिए एनिमल जल्दी डेड हो जाती है। सो इफ़ द प्लांट और द फॉरेस्ट ड्राई अप, प्लांट या फॉरेस्ट सूख जाएंगे, जंगल नहीं रहेंगे, तो एनिमल्स क्या खाएंगे, सो दैट इज़ द रीज़न दे ऑल्सो गेट डाई सूनर और लेटर, या फिर वो भी बाद में और जल्दी मर जाएंगे। सम एनिमल मेक देयर शेल्टर ऑन द प्लांट्स, एज यू नो दैट मंकीज़, स्पैरोज, क्रो, वुड पैकर एक्सेट्रा, दे मेक देयर शेल्टर्स, द बर्ड्स वगैरह जो होती हैं वो प्लांट्स पर शेल्टर बनाती हैं। सो इन दिस वे द एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर देयर शेल्टर ऑन द ट्रीज और प्लांट। See, this is the woodpecker, he is making his nest into the wood. Okay, the dense bushes and tall grasses provide animals protection, और इस तरीके से जितने भी डेंस बुशेस, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये उसको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं एनिमल्स से। जैसे सपोज दैट हिरन वगैरह हो गए, तो ये डिफरेंट एनिमल्स का शेल्टर भी होता है। द एनिमल गेट्स शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन एंड हीट फ्रॉम ट्रीज, तो एनिमल्स को शेड, छाया भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, बारिश वगैरह हो रही होती है तो आपने देखा होगा कुछ मंकीज़ वगैरह जा करके पेड़ के पत्तों के पास छिप जाते हैं, उनमें छिप जाते हैं। तो इन दिस वे दे प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द रेन, हीट एंड उनको शेड भी मिलती है। तो आपने समर के टाइम पे देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बारिश हो रही होती है तो बहुत सारे एनिमल्स अपने आप को हाइड कर लेते हैं उस ट्रीज़ के पास। द नेक्स्ट इज एनिमल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल को ऑक्सीजन भी मिलती है। यू नो द प्लांट गिव ऑक्सीजन इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से बिकॉज एनिमल्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। इन दिस वे प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे गेट फ्रॉम देयर ऑक्सीजन content from the environment. So in this way we can say that the plant are dependent upon animals and animals are dependent upon plant. This student, this is your homework that you have to do in your fair notebook. You have to write all the short questions that what is the canopy, canopy क्या होता है, how do forests help in control soil erosion, next is what is food chain, explain with example,
डिस्कस द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है, किस तरीके से वो एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी डेड बॉडीज़ को एंड डिकम्पोज कर देते हैं. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फॉरेस्ट यूजफुल टू अस इन अवर डेली लाइफ में किस तरीके से फॉरेस्ट यूजफुल होते हैं हमारे लिए. वंस अगेन हैव अ लुक. सी स्टूडेंट, दीज आर ऑल आर द शॉर्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इन योर फेयर notebook. You have to learn these answers for best of your essay 1 revision. That's all for today. Goodbye. Friends, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class, we read our 4th chapter of history, the Mughal Empire. We read about Akbar. Now we continue our today's class with the topic, the nobility. In Italy, the nobility consisted of the Central Asian nobles who came to India with Babur. कि उदाहरण के रूप में जो नोबिलिटी थी, जो ईमानदारी थी, जो राजा के प्रति समर्पण था, वो सेंट्रल मध्य एशिया के नोबल्स जो रईस आए थे बाबर के साथ, उन्हीं से आया था. दीज वर द तुरानीज एंड द ईरानीज. वो कौन थे? तुरानीज और ईरानीज थे. लेटर मैनी इंडियन मुस्लिम्स एंड अफगान्स जॉइंड द नोबिलिटी. उसके बाद बहुत से मुस्लिम और भारतीय मुस्लिमों और अफगानों ने भी नोबिलिटी को ज्वाइन कर लिया. दीज नोबल्स वर ग्रांटेड जागीर्स इन लाई ऑफ सैलरी. और इन नोबल्स को ग्रांटेड था, परमिशन थी. दीज नोबल्स वर ग्रांटेड जागीर्स इन लाई ऑफ सैलरी, कि उनको सैलरी के रूप में क्या मिलता था? जागीर मिलती थी. इन रिटर्न दे हैड टू मेंटेन ट्रूप्स. और वापसी के रूप में वो क्या करते थे? सेना की टुकड़ियां बनाते थे. which were to be provided to king during battle. जो राजा को किस टाइम दी जाती थी? जब वार वगैरह होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, उस टाइम राजा को ये दी जाती थी. Many of the nobles rebelled when Akbar came to power, but he managed to subdue them with the help of Sheikhajads और powerful Indian Muslim families. कि बहुत से जो रईस थे उन्होंने विरोध कर दिया था अकबर के राज्य में, लेकिन अकबर ने उनको मैनेज कर लिया और शेख हजाज के हेल्प से, और जो भारत के अंदर पावरफुल शक्तिशाली भारतीय मुस्लिम परिवार थे उनसे. अकबर ऑल्सो हैड द सपोर्ट ऑफ मैनी पावरफुल राजपूत नोबल्स. और अकबर को बहुत सारे जो राजपूत रईस थे उनका भी सपोर्ट मिला हुआ था. मराठाज एंड आमीर्स फ्रॉम द डेक्कन स्टेट ऑल्सो स्टार्टेड एंटरिंग द मुगल नोबिलिटी एट दिस टाइम. और जो मराठा थे और जो आमीर थे दक्षिण के, उन्होंने भी मुगल साम्राज्य की नोबिलिटी में शामिल होना स्टार्ट कर दिया. अकबर कोर्ट वॉज फेमस फॉर द नवरत्न्स और 9 जेम्स हु वर इंटेलेक्चुअल हु केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन. कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, 9 रत्न थे, जो बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंट थे, ईमानदार थे, और वो विभिन्न धर्मों और विभिन्न व्यवसायों से आए हुए थे. दे वर अबुल फजल द स्कॉलर एंड हिस्टोरियन. अबुल फजल जो एक स्कॉलर, दार्शनिक और एक इतिहासकार थे. फैजी द पोइट एंड फिलोसफर. फैजी जो थे वो एक कवि और फिलोसफर थे. अब्दुल रहमान खान आई खानन द हिंदी पोइट. तानसेन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर. तानसेन जो था एक बहुत ही अच्छा सिंगर था. टोडरमल द ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर. बीरबल रिनोड फॉर हिज विट. राजा मानसिंह ए ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर. फकीर आजियोद्दीन ए मिस्टिक एंड मोलादो पिज़ा ए स्कॉलर. ठीक है, ये सारे थे. कोई सिंगर था, कोई पोइट था, कोई मिलिट्री कमांडर था, कोई मिस्टिक था, ठीक है, कोई स्कॉलर था. तो ये सारे इनके राज्य के 9 रत्न थे. अब है रिलीजन. अकबर फॉलोड ए वेरी लिबरल रिलीजियस पॉलिसी. कि अकबर ने अपनाई एक बहुत ही लिबरल का मतलब होता है आज़ादीपूर्ण रिलीजियस पॉलिसी अपनाई थी. पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ एंड सोशल क्लासेस वर ट्रीटेड इक्वली एंड दिस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस मेड हिम अर्न द रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑफ द हिंदूज. कि उन्होंने जो ये पॉलिसी बनाई थी कि सभी जो धर्म हैं और सभी जो सोशल क्लासेस हैं, सामाजिक जो वर्ग हैं, वो सभी एक ही मतलब कि ट्रीटेड किए जाएंगे, इक्वल ट्रीट किए जाएंगे. तो इसने क्या किया? हिंदुओं को भी सपोर्ट, हिंदू भी अब इनकी रिस्पेक्ट और इनका सपोर्ट करने लगे. टैक्सेस लाइक द जजिया एंड पिलग्रिम टैक्सेस
which had earlier been imposed on non-Muslims were abolished during his reign. और जो जजिया कर था और जो धार्मिक टैक्स थे जो अन्य मुस्लिम टाइम में थे, जो मुस्लिमों के अलावा और सभी धर्मों पे लागू होते थे, तो उनको भी उन्होंने हटा दिया, उनका भी उन्होंने बहिष्कार किया. हिज लिबरल पॉलिसी, जो इनकी ये लिबरल पॉलिसी थी, पुट हिम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्थोडॉक्स उलेमा. और इनकी जो ये लिबरल पॉलिसी थी, उन्होंने पुट हिम इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्थोडॉक्स उलेमा. जो ऑर्थोडॉक्स उलेमा थे, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स का मतलब यहाँ पे है कि जो कट्टर मुस्लिम थे वो इनके विरोध में आ गए थे. सुलह आई कुल और पीस विद ऑल इज ए डॉक्ट्राइन विद ऑब्जर्व द रिलीजियस बिलीफ ऑफ ऑल फेथ्स. कि सुलह आई कुल और पीस विद ऑल मतलब कि सभी के साथ शांति, ये उनके मुख्य विचार थे, जिन्होंने सभी धर्मों के जो बिलीव्स थे, मान्यताएं थी, उनमें विश्वास इन्होंने सभी में क्या किया, विच एब्जॉर्ब द रिलीजियस बिलीफ ऑफ ऑल फेथ्स, कि सभी धर्मों के लोगों ने ये बात अब अपना ली थी इनके टाइम में. अकबर वॉज ड्रॉन टू द टीचिंग ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड दिस लेड हिम टू, कि अकबर वॉज ड्रॉन टू बी टीचिंग ऑफ वेरियस रिलीजन्स, कि अकबर ने बहुत सारे धर्मों के बारे में सीखा. एंड दिस लेड हिम टू प्रोपोन द दीन आई इलाही और द डिवाइन फेथ, और इसी ने उनको प्रदान किया. दीन आई इलाही का मतलब होता है कि भगवान के अंदर फेथ, डिवाइन मतलब एक तो होता है जो एविल होता है, एक होता है डिवाइन मतलब कि जो देवता होते हैं उनके अंदर विश्वास. इट कंबाइंड द एलिमेंट्स ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स सच एज हिंदुज़म, इस्लाम, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरास्थरिज्म, कि ये सारे जो धर्म हैं इन्होंने इन सबको अपनाया. दिस डॉक्ट्राइन stated that the truth of all religion was the same and it aimed to promote universal brotherhood. उन्होंने कहा कि सभी धर्म बराबर हैं और ये जो वैश्विक भाईचारा है उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब एम्ड है, उद्देश्य है इनका कि राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा मिले. मतलब कि राष्ट्रीय भाईचारा नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब कि जो भी धर्म है सभी धर्मों के अंदर भाईचारा हो. It was a moral code of conduct which advocated certain rituals like kindness, compassion, pity and prudence. कि ये इन सारी चीज़ों ने, ये मोरल कोड है, कि ये मौलिक कोड है कि लोगों के अंदर दया, ठीक है, दया आ जाए, दयालु भाव आ जाए, वो एक दूसरे की सहायता करना सीख जाएं, वो एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं. Moreover, in order to promote healthy debates and discussions on religion issue, अकबर built the इबादत खाना और द हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सीकरी. और धर्मों के ऊपर अच्छी डिबेट, हेल्दी डिबेट का मतलब ये नहीं है कि वो खा पी के हेल्दी हो रही है. हेल्दी डिबेट का मतलब है कि बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से वार्तालाप हो सके और डिस्कशन हो सके, तर्क वितर्क हो सके और डिस्कशन हो सके. तो अकबर ने क्या बनवाया, इबादत खाना बनवाया, हाउस ऑफ वर्शिप, की जहाँ पे पूजा होती है फतेहपुर सीकरी में. द दीन आई इलाही लॉस्ट इज इम्पोर्टेंट आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605. और जो डिवाइन फेथ था, दीन आई इलाही थी, वो खो गई अकबर की मृत्यु जब 1605 में हो गई. ये देखिए इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में जहाँ अकबर और सभी धर्मों के लोग बैठे हुए हैं. ये देखिए, ये हिंदू लोग हैं, ये मुस्लिम लोग हैं, तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पे बैठ सकते थे. अब है जहांगीर 1605 to 1627. अब जहांगीर आया. जहांगीर और कॉन्क्यूर ऑफ द वर्ल्ड इज द लिटिल प्रिंस सलीम गेव हिमसेल्फ व्हेन ही बिकेम द मुगल एम्परर. जहांगीर और कॉन्क्यूर ऑफ द वर्ल्ड मतलब जहांगीर और विश्व विजेता जो नाम दिया गया वो लिटिल प्रिंस सलीम जो था उनको दिया गया जब वो मुगल एम्परर बने. ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, वो अकबर के बड़े बेटे थे. एंड ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर अकबर डेथ इन 1605 CE. और उनको राजा बनाया गया 1605 में अकबर की डेथ के बाद. जहांगीर फॉलोड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड डिफीटेड द राणा ऑफ मेवाड़ इन 1615 CE. और जो जहांगीर था उसने भी अपने पिता की ही पॉलिसी अपनाई कि अपने राज्य को बढ़ावा देना, और राणा जो मेवाड़ के थे उनको 1615 में उन्होंने हराया.
With this, the Mughals established absolute authority over Rajputana. और इस प्रकार मुगलों ने पूर्णतः जो साम्राज्य स्थापित कर लिया राजपूताना में. तुर्किश-आई जहांगीरीज ऑटोबायोग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. कि जो तुर्किश-आई जहांगीरी थी, जहांगीर की आत्मकथा, वो एक मुख्य सोर्स है इस टाइम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का. जहांगीर ऑल्सो फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. और जहांगीर ने भी एक पॉलिसी अपनाई धार्मिक जो विरोध था उसके लिए. ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पार्टन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. और वो भी एक भक्त थे कला और कलाकारों के, मतलब शिल्पकारों के. हिज वाइफ नूरजहां exercised great influence in the court and her family members held important positions. कि जो नूरजहां थी वो जो दरबार था उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती थी, मतलब भाग लेती थी, और उनके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे थे. कॉइन्स वर स्ट्रक इन हर नेम एंड मैनी लैंड ग्रांट्स वर ऑल्सो मेड अंडर हर नेम. कि उनके नाम के कॉइन बनवाए गए और जो बहुत से लैंड ग्रांट्स वर ऑल्सो मेड अंडर, कि बहुत सारे जो लैंड के ऊपर, लैंड ग्रांट्स का मतलब बेटा यहाँ पे है कि बहुत सारे इमारतें बनवाई गई, बहुत सारे जो इनके नाम पे बनवाई गई थी, बिल्डिंग्स बनवाई गई थी. ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ जहांगीर रीजन, कि जहांगीर के रीजन के जो फाइनल ईयर्स थे उनमें पावर स्ट्रगल अरोज बिटवीन नूरजहां एंड प्रिंस खुर्रम ओवर द थ्रोन. कि जहांगीर के काल में जो नूरजहां और प्रिंस खुर्रम के बीच में थ्रोन को लेकर, जो क्या सिंहासन को लेकर बहुत ही बड़ी स्ट्रगल हुई. ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो टू द मुगल कोर्ट टू सिक्योर ट्रेड कंसेशन. और जहांगीर के काल में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो को भेजा मुगल दरबार में अपने ट्रेड के अंदर कंसेशन लेने के लिए. With Jahangir's permission, an English trading factory was set up at Surat in 1600 CE. और जहांगीर की परमिशन से ही इंग्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्री स्थापित हो गई सूरत में 1600 ईस्वी में. He died in 1627 and was succeeded by Prince Khurram. और ये 1627 में इनकी मृत्यु हो गई और प्रिंस खुर्रम थे वो राजा बने, इनके उत्तराधिकारी बने. I hope students you understand the topics very well. Read the chapter again. We read the remaining topics in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, today we will do from chapter 2nd for class 7 the listening skill work. In that we will just read the paragraph and according to that we have to give the answer of that. So this is the little bit of exercise which you have to do it yourself. So let us start. So student, अब देखिए चैप्टर 2 का द स्टोरी ऑफ द ओक एंड द लाइम ट्री. ये उस चैप्टर में से आपका ये उसके अंदर ये है जो है आपका लिसनिंग स्किल्स का है. देखिए, रीड आउट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन द क्लास and ask the student to answer the question set in the listening skills. तो अब आपको ये देखना, मैं आपको समझा देती हूँ ये. Once some fairies were playing in a garden. एक बार कुछ परियां गार्डन में खेल रही थी. In the middle of the flowers, यानी कि फूलों के बीच में. One of them hurt her wing and could not fly. अब उन परियों में से एक परी की जो है उसे उसके जो है विंग्स यानी कि पंखों पर पे जो है चोट लगी, हर्ट किया और वो नहीं उड़ पाई. सो शी कुड नॉट गो बैक विद हर फ्रेंड्स. उसके पंखों पर चोट लगने की वजह से वो उड़ नहीं पाई और न उड़ने की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ वापस नहीं जा पाई. इन द इवनिंग, शाम को, शी चेंज हरसेल्फ इनटू ए लिटिल गर्ल. उसने अपने आप को जो है एक छोटी लड़की में बदल लिया. वेयरिंग
सोबी ड्रेस, जो कि सोबी ड्रेस के रूप में उसने सोबी ड्रेस डाल ली। एंड वेंट ऑन सर्चिंग ए हाउस, और वो निकल पड़ी एक घर ढूंढने, वेयर शी कुड स्पेंड द नाइट, वो घर ढूंढने निकल पड़ी जहां पर वो अपना जो है रात बिता सकती थी। एट फर्स्ट, पहले, शी वेंट टू अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में गई। एन arrogant lady came out and looking at her sobby dress, और एक जो है अभिमानी यानी कि घमंडी औरत बाहर निकली और उसने उसकी सोबी ड्रेस की तरफ देखा। रिफ्यूज टू गिव हर शेल्टर, और उसने उसको जो है आसरा देने से मना कर दिया। She saw a small hut and knocked at the door. उसने फिर एक छोटा स्मॉल हट देखी और नॉक किया दरवाजे पे। It belonged to a poor farmer, और वो हट एक पुअर फार्मर की थी। The farmer came out and saw the fairy. फार्मर बाहर निकला और उसने उस परी को देखा। इन रेस्क्यू एज अ लिटिल गर्ल, जो कि जो है एक छोटी लड़की के भेस में थी। ही आस्क्ड व्हाई शी वॉज मूविंग अलोन इन डार्कनेस, उसने पूछा कि वो इस अंधेरी रात में अकेली कैसे घूम रही है। द फेरी सेड, परी ने कहा, आई एम टायर्ड एंड हंग्री, मैं थक गई हूँ और भूखी हूँ। आई नीड रेस्ट, मुझे आराम चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट योर हाउस, और मैं तुम्हारे घर पर रात बिताना चाहती हूँ। आई शेल गो बैक इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह होते ही वापस चली जाऊंगी। सो स्टूडेंट, जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया ये उसका जो है लिसनिंग स्किल में से, तो यहाँ पे देखिए, योर टीचर विल रीड अ स्मॉल पैराग्राफ इन द क्लास। तो जो मैंने आपको पैराग्राफ समझाया वो उसी पैराग्राफ की बात कर रहा है। लिसन टू हर हिम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो जो मैंने आपको अभी पैराग्राफ समझाया है, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर वर द फेरीज प्लेइंग, जो परियां थी वो कहाँ खेल रही थी। तो वो कहाँ खेल रही थी, फ्लावर्स के बीच में। दे वर जस्ट प्लेइंग इन बिटवीन द फ्लावर्स। अब नंबर 2 देखिए, व्हाट हैपन टू वन ऑफ द फेरीज, अब उनमें से एक परी के साथ क्या हुआ, एक परी के साथ क्या हुआ। हिज विंग वॉज हर्ट when they were playing in the flower and she could not able to fly and go back at home। तो क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ कि एक फेरी के जो है पंख में चोट लग गई थी खेलते वक्त और वो उड़ नहीं पाई, इसलिए वो वापस अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाए। हाउ डिड शी रेस्क्यू हरसेल्फ, और उसने अपने आप को कैसे बदला। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, शी रेस्क्यू हरसेल्फ in a little girl with rescue and with a sobby dress। तो उसने जो है अपने आप को एक छोटी लड़की सोबी ड्रेस के साथ उसने अपने आप को चेंज कर लिया। Why did the arrogant lady refuse to give her shelter, और जो है उस जो है घमंडी औरत ने उसको जो है क्यों रिफ्यूज कर दिया शेल्टर देने के लिए, क्योंकि उसकी जो सोबी ड्रेस देखकर उसने जो है लेडी ने रिफ्यूज कर दिया उसको शेल्टर देने के लिए। तो ये इसका आंसर है। नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द फेरी से टू द पुअर फार्मर, अब जो है फेरी ने उस पुअर फार्मर को क्या कहा, उसने क्या कहा कि आई एम टायर्ड एंड हंग्री, आई नीड रेस्ट। So she just want to take shelter in his in her heart, and she will move early in the morning. She will go back early in the morning.
कि वो रात को वहाँ रुकना चाहती है उसके हट में, और सुबह होती वो वहाँ से चली जाएगी। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको लिखना है गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह। तो अब आपको इन दोनों का ही जो है सिनोनिम्स यहाँ पे लिखना है। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो यहीं तक, और आपको ये करना है, और उसके बाद समझ करके सावधानी से, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझा दी है, और मैंने आपको इसमें इसलिए नहीं, क्योंकि दिस इज़ द टेस्ट लिसनिंग, कि आप कितने ध्यान से सुनते हैं और उसको किस तरह से समझ पाते हैं। तो ये भी एक स्टडी के अंदर ही आपका आता है लिसनिंग स्किल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं तक, और आपको एज यूजुअल फिर वही करना है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। Thank you. Take care. Hello student, in today's GK class of class 7th, I Priyanka ma'am teach you chapter number 5. In previous video, I discussed with you chapter number 3 and 4. So you have to learn that chapter for your exam. So let's start. Student, chapter number 5 is Sanctuary and National Park. Sanctuary और National Park क्या होते हैं? Now I tell you. A national park is a protected land area where different species of animals, species का मतलब होता है, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, रखी जाती हैं जानवरों की। और नेक्स्ट वन, पीपल गो देयर टू सी देम, लोग वहां उनको देखने जाते हैं। इन इंडिया देयर आर मैनी नेशनल पार्क, इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। हियर सम आर गिवन, यू हैव टू मैच अप द following, but I write the answer in front of them. First one is बांदीपुर नेशनल पार्क। स्टूडेंट, बांदीपुर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में। नेक्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में है? असम में। नेक्स्ट वन इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट वन इज कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज गहना बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? राजस्थान पे। डैचिकम सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में। पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में। द सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। किड नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। हजारीबाग सेंचुरी कहाँ है? झारखंड में। तो स्टूडेंट, आपको ये सभी नेम विद प्लेस लर्न करने हैं, और इनमें जो इम्पोर्टेंस है, मीन्स ये किस लिए फेमस है, बांदीपुर, काजीरंगा, कॉर्बेट, कान्हा, ये आपको नेट पे प्रॉपर वे में चेक करना है। बांदीपुर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, काजीरंगा किस लिए, कॉर्बेट, कान्हा, हर एक को पहले लर्न करना है इनके प्लेस को, फिर ये किस जो एनिमल है उसके लिए ज्यादा फेमस है, ये आपको लर्न करना है। ओके, नाउ आई टेल यू नेम ऑफ सम नेशनल पार्क विद देयर स्टेट एंड देयर एस्टेब्लिशिंग डे, मीन्स कब बने थे वो, और उनमें जो फेमस जो एनिमल्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट वन, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में 1980 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और टाइगर्स, लियोपार्ड्स और बियर्स जो है इनके फेमस जो एनिमल्स हैं उसके लिए फेमस है। ऐसे ही है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, ये टाइगर्स, लियोपार्ड और एलिफेंट्स के लिए फेमस है, और 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। नेक्स्ट वन, बंदरगु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और ये 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था, और टाइगर्स, लियोपार्ड्स और बियर इनके फेमस जो एनिमल्स हैं वो हैं। अब आपकी बुक में ये चारों आए थे, लास्ट के 4, पेरियर नेशनल पार्क, काजीरंगा और सुंदरबन और कान्हा नेशनल पार्क। अब इसमें जो पेरियर नेशनल पार्क है वो इसमें नीलगिरी, लंगपुर और फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए, फ्लाइंग स्क्वेरल क्या होती है? जो उड़ने वाली गिलहरी होती है, उनके लिए फेमस है। और काजीरंगा में राइनासोर, एलिफेंट्स और टाइगर। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर, फिशिंग एंड कैट्स फेमस हैं। और कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर्स, लियोपार्ड्स और एलिफेंट्स। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट
नेक्स्ट वन इज गिर नेशनल पार्क। ये कहाँ पे? गुजरात में 1975 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और ये एसिटिक लोएन, ये जो काइन मास्टर राइट किया हुआ है इसके नीचे है लिखा हुआ है एसिटिक लोएन। नेक्स्ट वन इज कियोलेडो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है और ये 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये सिब्रेनियन कार्न्स रेडी एंड शिडुलक्स के लिए फेमस है। ये डिफरेंट एनिमल्स के नेम हैं जो आपने सुने नहीं होंगे पहले कभी। नेक्स्ट वन इज मानस नेशनल पार्क। ये असम में है और 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। और असम रूफ्ड टर्टल एंड गोल्डन लंगर, जो लंगूर होते हैं ना, उनके लिए फेमस है। नेक्स्ट वन इज बांदीपुर नेशनल पार्क। ये आपके बुक में भी आया था। आंसर कर्नाटका में है ये और 1974 में ये बना था। और एशियन एलिफेंट और टाइगर्स के लिए ये फेमस है। इसी तरह नेक्स्ट वन है पन्ना नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एमपी में है और 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। और टाइगर, वोल्फ, चीतल, स्लोथ और बियर के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट वन इज सरिस्का नेशनल पार्क। ये राजस्थान में है और 1982 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये किसके लिए फेमस है? 4 हॉर्न के जो डियर्स हैं और केरसेल लियोपार्ड्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट वन इज ढुआना नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश में है और ये 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। और टाइगर्स और डायनासोर्स के लिए ये फेमस है। तो स्टूडेंट, ये आपके टॉप 14 जो नेशनल पार्क और सेंचुरी हैं मैंने आपको भी यहाँ पर रिवाइज कराए हैं। तो आपको इनको भी लर्न करना है। एग्जाम में इनमें से भी आस्क किए जा सकते हैं आपसे। ओके, This is for class 7. Students, as you all know, we are doing active and passive voice, and here in previous video we completed with the present continuous tense, and now today our topic is today I will start with the past continuous. We completed with the present continuous. Now I will start with past continuous tense. In past continuous, first of all I will give you the example. ये एग्जाम्पल हमारा एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस पहले, उसके बाद हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, वी वर वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट। ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए अब हमें क्या क्या रूल्स चेंज करने हैं। एक्टिव वॉइस में हमारे पास रूल होता है वॉज और वर प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी पुट करते हैं। ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है, तो हमें ये चीज़ गिवन होती है। When we are going to change this into the passive voice, we will change was, were plus being. Was, were के साथ हम being word use करेंगे और second form of the verb. स्टूडेंट्स, बस यही ध्यान रखना है आपको कि पैसिव वॉइस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन से टेंस में यूज़ करते हैं और कौन से में रिमेन सेम होते हैं। बीइंग वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, बी वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, बाय कहाँ यूज़ करते हैं, इन सब का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द rules. Now I will give you the example of passive voice which I have done. How we are going to write it down? Television was being watched by us last night. तो इसमें हमने पैसिव वॉइस में क्या किया है, देखिए वॉज जो हमारा टेलीविजन था वो हमारा सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट था, और इसमें हमने आगे चेंज कर दिया उसको ऑब्जेक्ट। वॉज बीइंग वर्ड यूज किया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने इसको ऐसे लिखा है। ओके स्टूडेंट्स,
Now I will give you another example related to our interrogative sentences. जब हमारे पास past tense में interrogative sentence होगा तो उसके according हम क्या rule लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम सेम रूल रखेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे. जो हमारे पास WH फैमिली से बिलोंग करते हैं वर्ड्स, जो वर्ड्स हमारे WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे हो गया व्हाट, which, when, इन वर्ड्स को तो हम सेम ही रखेंगे. सेम एज जहाँ पे हैं वहीं पे पुट करेंगे, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. और जहाँ पे हमारा वर यूज हुआ है वहाँ पे हम वॉज, बीइंग, वर बीइंग जो भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो लगाएंगे. और ये हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें वर्ड्स को अपनी प्लेस पे ही रखना है, उनको चेंज नहीं करना. Now students, we are having a book exercise on the basis of past continuous tense. I will tell you, you will clear your doubts according to from the book exercise also. Now let's start with the book exercise. Now look at the book exercise on page number 115 based on past continuous tense. Now first sentence is, was she writing a novel based on her close friend, a painter who dwelt in the Himalayan forests. तो इसका आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे आ जाएगा, was का was सेम रहेगा. तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. नाउ लुक एट द सेंटेंस, was a painter who dwelt in the Himalayan forest being written a novel based on her close friend by her. यानी कि जो पेंट उसका क्लोज फ्रेंड है उसके बेस के ऊपर ही ये नॉवल लिखी गई है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, प्रमोद वॉज सपोर्टिंग हिज फ्रेंड ड्यूरिंग द डिस्कशन. जब आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द डिस्कशन हिज फ्रेंड वॉज बीइंग सपोर्टेड बाय प्रमोद. Now I will write it this answer in the book so that you will clearly write it down in your notebook. So students, I have written this exercise this point, during the discussion his friend was being supported by Pramod. So students, I have done 2 sentences for you and 4 are remaining. You have to do it on your own so that you will understand clearly and practice this exercise also. This is your homework. Students, according to our rules and regulations, in future continuous tense we are not going to change the sentences into passive voice, which is written in your book also on page number 116 related to future continuous tense. Verbs in the future continuous tense cannot be expressed in passive voice. Now let's start with the next point, that is present perfect tense. Now I will tell you the rule of present perfect tense. Next point topic is present perfect. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या रूल होता है, हमारे पास हैज और हैव का यूज होता है अकॉर्डिंग टू द प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब्स और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हैज़ और हैव का तो यूज़ होगा ही, उसके साथ हम बीन वर्ड यूज़ करेंगे और उसके साथ होगी हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब हमें क्या चेंज करना है, बस बीन वर्ड पुट करना है इन दोनों की जगह पे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल इज the boys have plucked all the strawberries
एंड चेरीज। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए। all the strawberries and cherries have been plucked by the boys। अब हमने इसमें क्या चेंज किया है, देखिए। बस अब ये प्लूरल में था तो हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है, प्लूरल के साथ हम हैव पुट करेंगे और वर्ड हमने क्या यूज किया है, बीन। अब ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। ओके स्टूडेंट्स, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सेम ही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस उसमें क्या चेंज हो जाएगा, अगर आपका वर्ड हु से स्टार्ट हुआ है तो हु की प्लेस पे हम लिख देंगे बाय, whom, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा और लास्ट में हम पुट कर देंगे क्वेश्चन मार्क। उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। हैज़ और हैव का यूज़ होगा और हैज़ और हैव के अकॉर्डिंग आपको पता ही है हम कैसे चेंज करेंगे, बीन वर्ड यूज़ हो जाएगा। उसमें हम कोई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे, इन दोनों का चेंज होगा। बस अगर हु से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन तो हम उसके साथ बाय, whom पुट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। Okay students, we completed with the 2 points today. Now I hope you understand these two points and remember this point that future continuous tense में हम passive voice sentences को change नहीं कर सकते। एक्टिव वॉइस तभी होगा तब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।